आपका रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या क्या है और उसका प्रोसेस, दोनों एक ही है कि उसका स्टेप्स या प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आप क्या आता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, पहला आता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। अभी तक हम जो भी रिसर्च पढ़ते आ रहे हैं उसका मतलब क्या था कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा रिसर्च प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च में आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, हमारा प्रॉब्लम क्या है या क्वेश्चन क्या है या फिर हमारा सब्जेक्ट एरिया क्या है, उसको डिफाइन करना हमारे क्या होता है रिसर्च प्रॉब्लम का पहला स्टेप होता है, ठीक है। अब जब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया तो उसके बाद आता है आपका लिटरेचर रिव्यू एंड डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू करना, जब आपका प्रॉब्लम एक बार डिफाइन हो गया तो उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि क्या क्या लिटरेचर है उसमें, उसमें प्रीवियस क्या स्टडी हुई है, ठीक है, क्या स्टडी अभी होनी बाकी है, तो हम उनके बीच का कुछ ऐसा टॉपिक निकाल करके हम उसमें क्या करते हैं रिसर्च करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, मतलब उस रिसर्च को करने का हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है उस रिसर्च को करने का, ये हमारा क्या होता है सेकंड स्टेप के अंतर्गत आता है, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपका आता है रिसर्च डिजाइन, सैंपल डिजाइन, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या है, मतलब किस तरह के रिसर्च डिजाइन हम यूज करते हैं, और सैंपल डिजाइन क्या है उसके बारे में भी वहां पे पढ़ेंगे हम, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उसके अंदर और भी बहुत सारे उसके टाइप्स आते हैं, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है डाटा कलेक्शन, जब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, ऑब्जेक्टिव बना लिया, सैम्पलिंग कर लिया, तो उसके बाद हम कैसे करेंगे डाटा कलेक्शन करना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है डाटा कलेक्शन करना। फिर उसके बाद होता है जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसे एनालिसिस करना, या तो स्टैटिकल के थ्रू या फिर और किसी मेथड के थ्रू, जिस भी तरह से आपने किया तो उसको एनालाइज करना कि आपने क्या रिसर्च किया इस दौरान, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका होता है जनरलाइजेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो आपने एनालिसिस किया, जो आपने इंटरप्रिटेशन दिया, मतलब कि निष्कर्ष जो निकाला है आपने उसको जनरलाइज करना, मतलब कि दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों के लिए वो कैसे उपयोगी है उस चीज को बताना, ये हमारा क्या होता है नेक्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका आता है रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट प्रिपरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं थीसिस कहते हैं, ठीक है। थीसिस जो हम रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो आपका लास्ट स्टेप होता है, ठीक है। थीसिस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती है, तो ये चीज भी हम लास्ट में अच्छे से देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च में हम सबसे पहले देखते हैं, पहला आपका आता है इसमें प्रोसेस में एक और चीज क्या है कि 3 फेज, ये जो पहले के हमने 6-7 स्टेप पढ़े उसका बेसिक क्या होता है 3 फेज होता है, ठीक है। पहला फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, ठीक है। और हर फेज में आपकी क्या होनी चाहिए क्लियरिटी होनी चाहिए, अगर आपका फर्स्ट फेज क्लियर नहीं है, अगर आपका क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, आपका प्रॉब्लम ही क्लियर नहीं है, तो आप अगर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वो भी चीज आपकी क्लियर नहीं होगी और आपका थर्ड स्टेप भी बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू थर्ड स्टेप ऑल द स्टेप्स शुड बी क्लियर, ठीक है। सभी स्टेप क्या होने चाहिए क्लियर होने चाहिए। तो पहला स्टेप में हम क्या देखते हैं डिसाइडिंग, मतलब कि वही चीज है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, क्या करना है हमें, ठीक है। व्हाट मतलब कि क्या करना है, इस चीज को हम क्या करते हैं डिसाइड करते हैं, ठीक है। आप पीएचडी में जाएंगे या अभी भी डेजर्टेशन वगैरह लिखते हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले आपके टीचर जो होते हैं या आपके गाइड जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि आप एक इंटरेस्ट एरिया डिसाइड करो कि आप किस एरिया में अपना रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो। तो वो जो व्हाट होता है, क्योंकि इस संसार में या इस दुनिया में इतने सारे टॉपिक हैं, इतना सारा एरिया है, लेकिन हम हर किसी एरिया में नहीं कर सकते, हमारा एक अपना इंटरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। तो उस एरिया को डिफाइन करना, उस एरिया को पहचानना हमारा पहला काम होता है, पहला फेज होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं कोई एक क्वेश्चन डिफाइन करते हैं, कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरा फेज में क्या होता है हमारा प्लानिंग करना। अब जो आपने प्रॉब्लम तो ढूंढ लिया, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कई सारे प्लानिंग होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने पहले आपको दिया था, दिल्ली आपको जाना है तो दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, कोई एक रास्ता नहीं और भी कई सारे रास्ते हैं, ठीक है। लाइक आप प्लेन से जा सकते हो, अलग अलग माध्यम हो सकते हैं या फिर रास्ता अलग अलग हो सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से क्या आपको प्लानिंग करना है, कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमारा प्रॉब्लम है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी पूरी प्लानिंग, जिसको हम लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं। सिनॉप्सिस में हम सारी चीजें बताते हैं, है ना। पहला हम शोध की जो रूपरेखा बताते हैं कि हम इसमें ये सारी चीजें करेंगे, यहाँ से डाटा कलेक्शन करेंगे, इस तरह से डाटा कलेक्शन करेंगे, इसको इस टूल के द्वारा हम एनालिसिस करेंगे। ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, एक प्लान करते हैं, अपना रोड मैप बनाना। ठीक है, रोड मैप मतलब कि जाने का रास्ता या ब्लूप्रिंट बनाना। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सेकंड फेज के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, टू गैदर एविडेंसेस टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन। इसमें हम क्या करते हैं, वो सारी चीज को गैदर करते हैं, मतलब कि एकत्रित करते हैं, जिसमें कि हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, तो वो सारे जो हमारे एविडेंसेस हैं, उन सबको क्या करते हैं, हम एक जगह एकत्रित करते हैं, लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, डाटा कलेक्शन के थ्रू, डाटा एनालिसिस के थ्रू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका जो होता है, उसमें क्या होता है कि अंडरटेकिंग या कलेक्टिंग, मतलब कि अब जो भी आपने यहाँ पे गैदर किया है, उस सब चीजों को क्या करेंगे, आप अपने अंडर लेंगे, मतलब कि आप उसे कैसे यूज करेंगे अपने थीसिस बनाने के लिए या जनरलाइज करने के लिए, आप उसे किस तरह से यूज करेंगे, यहाँ पे आप देखते हैं। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी हमारे पास इतनी सारी है, जिस एरिया में आप जाएंगे तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके काम की भी होंगी और आपके काम की नहीं भी होंगी। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का नहीं है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं सेकंड स्टेप में। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम उन सबको एक जगह लाते हैं कि ये भी इससे रिलेटेड, ये भी इंफॉर्मेशन है, ये भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब थर्ड स्टेप में हम जाते हैं तो देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है और क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करके फिर उसे जनरलाइज करते हैं, एक रिपोर्ट राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा स्टेप होता है रिसर्च के दौरान। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगा तो वो चीज आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो रिसर्च प्रोसेस जो है उसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले वही हमने जो देखा, डिफाइन करना प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट या थ्योरीज हैं उन सबको रिव्यू करना, देखना दोबारा से। ठीक है, फिर रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग हुई है उन सबको हमें क्या करना, देखना। ये किसके अंतर्गत आता है, आपका लिटरेचर रिव्यू के अंतर्गत। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। अब आपने ये लिटरेचर रिव्यू किया, आपको समझ में आ गया कि आपका फाइनल टॉपिक क्या है, आपका फाइनल जो टाइटल है वो क्या है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद उससे रिलेटेड आप क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, यहीं पर ऑब्जेक्टिव भी देते हैं आप और हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या होता है, फोर्थ स्टेप में होता है रिसर्च डिजाइन को या सैम्पलिंग डिजाइन चूज करना। ठीक है, कौन सा हम रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, मतलब कि अभी तक जो टाइप्स हमने पढ़े डिजाइन, तो एक्सपेरिमेंटल यूज करेंगे या फिर एम्पेरिकल यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटल यूज करेंगे, एक्सप्लोरेटरी करेंगे, एक्सप्लेनेटरी करेंगे, जो हमने अभी तक जितने भी डिजाइन पढ़े, टाइप्स पढ़े। ठीक है, तो उन सब डिजाइन को हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या डिजाइन हम यूज कर सकते हैं अपने इस रिसर्च में, क्योंकि हर रिसर्च को हम एक्सपेरिमेंटल नहीं बना सकते या हर रिसर्च को हम कोरिलेशनल नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपके टॉपिक के नीड के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, रिसर्च का डिजाइन चूज करते हैं कि कौन सा डिजाइन इसमें यूज करेंगे। ये आपके गाइड भी आपकी इसमें हेल्प करते हैं कि आपका जो टॉपिक चूज किया है वो किस तरह का होगा, उसका रिसर्च डिजाइन क्या होगा, ये सारी चीजें हमें अपने जो गाइड होते हैं वो भी चूज मतलब हेल्प करते हैं उसमें। ठीक है, फिर जब आपने रिसर्च डिजाइन चूज कर लिया, सैंपल डिजाइन वगैरह सारी चीजें चूज कर ली, फिर आप क्या करेंगे, आप डाटा कलेक्शन करेंगे। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल है तो आप डाटा कलेक्शन करेंगे, आप फील्ड में जा करके। अगर आपका थ्योरेटिकल है तो आप बहुत सारे जो टेक्स्ट हैं उन सबको पढ़ के डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है आपका एनालिसिस करना। अब जो आपने डाटा कलेक्ट किया, जो हमने सेकंड स्टेप में क्या किया है कि सभी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है, अब जो हमारा सिक्स्थ स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि कौन सा डाटा हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, और हाइपोथेसिस जो हमने बनाया था शुरू में। ठीक है, मतलब जो थर्ड स्टेप में हमने हाइपोथेसिस बनाया है, वो हाइपोथेसिस को हमारा मैम रिसर्च। पीपीटी नहीं दिख रहा। ओके, जस्ट वन मिनट। शुरू से दिख रहा है या अभी नहीं दिख रहा है? जी मैम। शुरू से ही नहीं दिख रहा है?
मैम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। नहीं, शुरू से रहा था, अभी नहीं। हाँ, अभी नहीं था। हाँ, अब दिख रहा है शुरू। अच्छा, शायद थोड़ा नेटवर्क इशू रहा होगा मे बी। जी, जी, जी। ठीक है, अभी दिख रहा है ना? हम्म, तो ये हमने देखा। जी, अब दिख रहा। ये हमने यहाँ तक देखा, सॉरी, यहाँ तक हमने देखा था कि कौन-कौन से रिसर्च डिज़ाइन हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है? प्रॉब्लम डिफाइन करना, फिर लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सैंपल वगैरह कलेक्ट करना, फिर यहाँ से हम देख रहे थे डाटा एनालिसिस करना, ठीक है? तो डाटा को हम कैसे एनालिसिस करेंगे वो सारी चीज़ें आपके मतलब कि कौन सा रिसर्च डिज़ाइन है उसमें आपने जो हाइपोथेसिस बनाया है उसे वो सैटिस्फाई कर रहा है या नहीं, कौन सा टेस्ट आप ये लगाएँगे, टी टेस्ट लगाएँगे या अलग कोई टेस्ट लगाएँगे, एसपीएसएस से उसका एनालिसिस करेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हम बाद में देखेंगे क्या-क्या हैं। और लास्ट आपका होता है फिर इंटरप्रिटेट एंड रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है? लास्ट में आप क्या करते हैं, जो भी आपने एनालिसिस किया है, उसका एक निष्कर्ष देते हैं, इंटरप्रिटेशन देते हैं अपने शब्दों में और उसका एक रिपोर्ट राइटिंग करके देते हैं अपने यूनिवर्सिटी या फिर कहीं भी, ठीक है? तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है रिसर्च का। क्लियर है प्रोसेस? प्रोसेस में किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, मैम। जी, 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 क्लियर है मैम। ओके, नेक्स्ट। चलिए, अब इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप प्रोसेस क्या करेंगे आगे वो तो बात की बात है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट एरिया से या आप जिस एरिया से हैं तो उसमें रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करें, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, मेन आपको पता था मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट ऑफ अबाउट, ठीक है? फाइंड आउट अबाउट मतलब कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं या किस चीज के बारे में खोज करना चाहते हैं। फाइंड मतलब क्या है, किस चीज के बारे में आप खोज करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। क्योंकि हम भले ही हम सभी योग के हैं, मतलब अभी तो योग और संस्कृत वाले हैं, लेकिन अगर आप योग के भी हैं तो योग में क्या होता है, हर किसी का इंटरेस्ट एरिया अलग होता है। किसी का एरिया थेरेपी में होता है, किसी का एरिया जो है वो क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल जो हमारा बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज पे होता है, या किसी का एरिया थ्योरेटिकल की तरफ होता है, ठीक है? तो आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है, आप किस तरह से फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो चीज मेन होता है, ठीक है? तो वो चीज को सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है कि आप क्या चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं। इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू इवेल्युएट द रिसर्च प्रॉब्लम इन लाइट ऑफ किसके किसके जो भी आपने प्रॉब्लम आप चूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेस उसका होना चाहिए। मतलब कि ऐसा कोई भी टॉपिक हमें नहीं लेना चाहिए जिससे क्या हो कि बहुत ज्यादा खर्चा हो, ठीक है? इकोनॉमिकली आप उसको बैलेंस ना कर पाए, ठीक है? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम जोश में या फिर क्योंकि अच्छा करना चाह रहे हैं इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, बहुत ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो कि बाद में हमारे लिए फाइनेंशियल इशू बन जाता है उसका, ठीक है? तो एक ऐसा इकोनॉमिकली हो ऐसा हमें टॉपिक क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। ये सब आपके पेपर में आता है, ठीक है? और क्या है, टाइम अवेलेबल, जैसे कि एक पीएचडी का टाइम होता है मिनिमम 3 ईयर, ठीक है? तो आपको देख के रखना है कि वो चीज आपको देख के रखना है कि आप उस 3 ईयर में उस जो आपने टॉपिक लिया है उसको आप कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कितना टाइम आपको लगेगा उसको कवर करने के लिए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी हम ऐसा टॉपिक ले लेते हैं कि वो हमें 10 साल तक खींचना पड़ता है, 6-7 साल तक खींचना पड़ता है, ठीक है? तो कोई भी आप टॉपिक ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम का जो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक फाइनेंशियल होना चाहिए, दूसरा आपका है टाइम अवेबिलिटी, कितना टाइम आपके पास है और कितना टाइम आपको उसमें लगाना है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? योर ओन एंड योर रिसर्च सुपरवाइजर एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ द स्टडी, ठीक है? एक और चीज होती है कि आप जिस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या होता है, एक सुपरवाइजर मिलता है पीएचडी के दौरान। तो हमारा जो सुपरवाइजर है या हमारा जो गाइड है, हम जो फील्ड ले रहे हैं उस फील्ड में वो एक्सपर्ट है या नहीं, ये भी चीज मैटर करता है, ठीक है? आपके वो गाइड बन गए तो सिर्फ साइन करने के लिए गाइड नहीं होते हैं, मतलब कि
हमें वो कुछ गाइड कर सके ऐसा होना चाहिए, है ना? मतलब तो हमें उनका भी टॉपिक एरिया देखना है कि वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, मतलब कि कौन सा उनका इंटरेस्ट एरिया है, क्या चीज में वो हमें गाइड कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है कि हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, दोनों चीज मैच कर रहा हो ऐसा टॉपिक हमें चूज करना होता है, ठीक है, जिसमें कि हमारा भी इंटरेस्ट हो और सुपरवाइजर जो हमारे हैं वो भी हमें गाइड कर सके उससे रिलेटेड। अदरवाइज क्या होगा कि हमें दूसरों के पीछे भागना पड़ेगा और कहीं कोई को गाइड लेना पड़ेगा या कहीं और टीचर से हमें कंसल्ट करना पड़ेगा बार बार। अब बार बार जब हम किसी और टीचर के पास जाएंगे तो उनके पास टाइम है या नहीं, वो हमें टाइम दे पाएंगे या नहीं, तो ये सारी चीजें भी उसमें आती हैं, ठीक है। तो एक जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके कंसल्ट के साथ अपना ओन इंटरेस्ट एरिया के साथ हमें एक अच्छा सा टॉपिक चूज करना चाहिए। ये आपका आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब इसका कुछ फीचर्स होता है, वही चीज हम जो देख रहे थे, ठीक है। जो आपका आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम के अंतर्गत कुछ आपके फीचर्स आते हैं। पहला तो है इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है एम्पेरिकल में और आपने ले लिया है थ्योरेटिकल, या थ्योरेटिकल में आपका इंटरेस्ट है आपने ले लिया है एम्पेरिकल, ठीक है। तो उस एरिया में आप कुछ समय तक तो काम कर सकते हैं, लेकिन पीएचडी या फिर कोई रिसर्च जो होता है वो क्या होता है कि कम से कम 3 साल 5 साल तक आपको उसमें लगना पड़ेगा। तो क्या आपका इंटरेस्ट इतना है कि आप 5 साल तक उसमें लग सकते हैं? तो वो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट एरिया डिफाइन करना होगा, ठीक है। खुद को सोचना होगा कि क्या है हमारा इंटरेस्ट एरिया। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी कि जिसको हम मेजर कर सकें, ठीक है। मेजर करने का मतलब है कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं ले लेना है कि जिससे मेजर ही नहीं किया जा सकता, जैसे कि किसके अंदर आत्मा है किसके अंदर आत्मा नहीं है, ठीक है। ये हम थ्योरी में जब हम देखेंगे तो ठीक है, लेकिन हम इसको बोलेंगे इस पे हम एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे, तो क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं कि किसके अंदर आत्मा है किसके अंदर नहीं है, ठीक है। वो मेजर करने की चीज नहीं है, उसे हम क्वालिटी के थ्रू बता सकते हैं कि आत्मा की ये क्वालिटीज हैं, मतलब कि जो जीवित रहता है जो चैतन्य है वो क्या है, उसके अंदर आत्मा है, ठीक है, वो चैतन्य है। इस तरह से हम उसको बता सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि आत्मा को हम मेजर करके बताएंगे कि किसके अंदर कितने मीटर की आत्मा है किसके अंदर कितने मीटर की आत्मा नहीं है, ठीक है। किसके अंदर 2 मीटर की है किसके अंदर 3 मीटर की है। तो ये चीज हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको क्या है मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो ऐसा कोई भी टॉपिक हमें नहीं लेना चाहिए जो जिसे हम मेजर ना कर सकें, ठीक है। मेजर इन द सेंस मतलब कि वो टॉपिक ही एग्जिस्ट ना करता हो, या वो टॉपिक इतना बड़ा हो कि उसके लिए हमें कुछ नया ही रिसर्च करना पड़े, ऐसा टॉपिक भी हमें नहीं लेना चाहिए। क्लियर है ना? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो मैम। ठीक है। फिर कंसेप्ट एंड एक्सपर्टीज, जो हमने प्रीवियस पढ़ा कि आपकी एक्सपर्टाइज किस में है, तो वो चीज और आपका कंसेप्ट किस में क्लियर है, वो चीज आपको डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। फिर रिलेवेंस भी होना चाहिए, मतलब जो आप टॉपिक ले रहे हैं वो समाज के लिए यूजफुल भी होना चाहिए, रिलेवेंस होना चाहिए उसका, ठीक है। कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना ले लें जो सिर्फ रिसर्च में एक पोथा बन के रह जाए, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बन के रह जाए, उसका कोई यूज ना हो, ऐसा टॉपिक भी हमें नहीं लेना चाहिए, उसका रिलेवेंट होना चाहिए। अवेबिलिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस सोर्सेज जिसके थ्रू आप क्या कर सके, रिसर्च कर सकें, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है कि आप जो जिस भी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं उससे पहले लिटरेचर रिव्यू इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उस एरिया में हमें कुछ लिटरेचर रिव्यू मिल रहा है या कुछ भी नहीं है, तो हम किस बेसिस पे रिसर्च करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट होता है इथिकल इशू। इथिकल यानी कि जो हमारा एथिक्स यानी कि क्या होता है, नैतिक मूल्य, ठीक है। मतलब कि जो भी हमारा नैतिकता है, यानी कि आप कोई भी रिसर्च, जैसे बेसिकली ये फिजिकल साइंसेस वगैरह में होता है ज्यादातर, कि आप कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं तो आप हम डायरेक्ट क्या इंसानों पर वो नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते। अगर हम डायरेक्ट इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको कोई हानि पहुंचेगी, तो उसका क्या होगा, वो एथिकल इशू के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कि वो उसमें क्या हो जाएगा, वो नॉन एथिकल हो जाएगा। तो ऐसी भी चीज हमें नहीं करना है जो नॉन एथिकल हो, या फिर पर्यावरण पर कोई प्रभाव करे, ऐसा भी कोई चीज हमें नहीं करना है, ठीक है। या कोई पशु पक्षी किसी के ऊपर भी कोई गलत प्रभाव डाले या गलत चीज हो, ऐसे कोई भी रिसर्च हमें नहीं करना है। ये सब क्या है हमारा रिसर्च के
प्रॉब्लम जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए आप उसमें, रिलेवेंस होना चाहिए उसका, और उससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर रिव्यू आपके पास होना चाहिए, लिटरेचर सर्च होना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो क्या होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद है आपका लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, पहला पॉइंट था हमारा स्टेप डिफाइन करना, सॉरी प्रॉब्लम डिफाइन करना, ठीक है। तो प्रॉब्लम अब हमने डिफाइन कर लिया, तो नेक्स्ट हमारा होता है कि लिटरेचर रिव्यू अब हम कैसे करें, वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो एक तो होता है इट प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी। जो भी आप स्टडी करने चाह रहे हैं उसमें वो क्या करता है, एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्रिएट करता है। हम ये तो सोच लेते हैं, मतलब प्रॉब्लम जब हम डिफाइन करते हैं उस समय क्या होता है कि हम अपने इंटरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग एक डिफाइन कर लेते हैं, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा भी नॉलेज होता है या जिस एरिया में हमारा इंटरेस्ट होता है उस पर हम थोड़ा सा नॉलेज होता है, उस टॉपिक को हम डिफाइन कर लेते हैं कि ये मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें उतना ज्यादा उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं पता होता है कि उसके डीप हमें उसके बारे में स्टडी नहीं होती है। तो लिटरेचर रिव्यू क्या करता है, एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और ये क्या करता है, इट्स हेल्प यू एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन व्हाट यू आर प्रपोजिंग टू एग्जामिन एंड व्हाट हैज ऑलरेडी बीन स्टडीड, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टॉपिक तो डिफाइन कर लिया है लेकिन वही हमारे पास इतना बैकग्राउंड नहीं होता उसका नॉलेज, तो ये होता है कि वो टॉपिक ऑलरेडी पहले से ही किसी ने कर लिया होता है या कोई कर रहा होता है, ठीक है। तो वो चीज का जो गैप होता है कि क्या आप एग्जामिन करना चाहते हैं, मतलब क्या आप रिसर्च करना चाहते हैं और क्या रिसर्च हो चुका है ऑलरेडी स्टडीड, यानी कि क्या रिसर्च पहले से हो चुका है, उस चीज के बीच में जो गैप है उस चीज को आपको क्या करता है, लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से ही आपको पता चलता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट होता है लिटरेचर रिव्यू का। नेक्स्ट आपका होता है इट एनेबल्स यू टू शो हाउ योर फाइंडिंग्स हैव कंट्रीब्यूट टू एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन योर प्रोफेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये भी होता है कि आप जो भी फाइंडिंग लेके आएंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। कंट्रीब्यूशन मतलब कि आपके फील्ड में उसका क्या कंट्रीब्यूट को हम क्या कहेंगे हिंदी में, योगदान होगा, ठीक है। आपका क्या योगदान होगा, आपके रिसर्च का क्या योगदान होगा, ये भी चीज आपके लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू जब हम करते हैं तो एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हमें पता चलता है, तभी हमें पता चलता है कि हाँ इसके ये इंपॉर्टेंस है, अगर हम इस तरह का रिसर्च करते हैं तो ये इंपॉर्टेंस हमारे इस बैकग्राउंड में दे सकता है, ठीक है। ये भी चीज हमें पता चलता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ठीक है, कि लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं, व्हाई लिटरेचर रिव्यू इज इम्पोर्टेंट, लिटरेचर रिव्यू क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक तो क्या है, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताना, और मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि आपका जो स्टडी आप करने वाले हैं और जो पहले की स्टडी हो चुकी है उन दोनों के बीच में मतलब कि क्या गैप है, क्या आप अभी स्टडी करेंगे और क्या पहले से हो चुका है वो चीज, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे डिफाइन होता है, तो वो आपको याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट हमें क्यों करना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, तो वही है सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। जो हमारे लिटरेचर हैं वो क्या अभी एग्जिस्ट है, मतलब कि जो पहले से हो चुके हैं उस चीज के बारे में हमें क्या करना, सर्च करना। दूसरा क्या है, रिव्यूइंग द सेलेक्टेड लिटरेचर। रिव्यू का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं रिव्यू मतलब, रिव्यू मतलब दोबारा उसको देखना, दोबारा से एक बार फिर से आपको वो देखना सारा लिटरेचर को। रिव्यू करना मतलब कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है, रिव्यू का मतलब है ये कि जो आप अभी रिसर्च कर रहे हैं और जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस चीज को रिव्यू कर लेना कि आप रिपीट तो नहीं कर रहे हैं कहीं, मतलब क्या जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो पहले से हो चुका है क्या, इस तरह से रिपीट तो नहीं हो रहा है, इस चीज को रिव्यू करना। क्रिटिकल रिव्यू यानी कि अच्छी तरह से डीपली आपको रिव्यू करना है कि जो हमने रिसर्च करने वाले हैं वो रिसर्च पहले से तो नहीं हो गया है, ठीक है। तो वो चीज आपको रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये आपका मेन है लिटरेचर रिव्यू का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इसके बाद हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना। अब हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, प्रॉब्लम हमने पहले डिफाइन कर लिया था,
अभी हमने टॉपिक समझ लिया कि क्या है, कि हमारा टॉपिक के अंदर क्या क्या रिसर्च हुआ है, क्या सारी चीजें हो चुकी हैं, क्या हमें करना है, ये हमने पूरा टाइटल एक डिफाइन कर लिया। तो अब हमें क्या होना है कि ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो पहला, स्मार्ट में पहला जो एस है उसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक, ठीक है। मतलब कि द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेट एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी अचीव्ड, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के बातें नहीं करना है कि मैं यहाँ से जा रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब ऑब्जेक्टिव में क्या है, मुझे दिल्ली जाना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा, हरिद्वार जाऊंगा, हरिद्वार से दिल्ली आऊंगा। मतलब कि क्या है, एक घुमा फिरा के जो हम बातें करते हैं उस तरह से नहीं। ऑब्जेक्टिव एक ऐसा होना चाहिए एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक स्टेटमेंट होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव का, ये एक फीचर है। दूसरा क्या है, मेजरेबल, ठीक है। मतलब कि जो इसके बारे में हमने पहले ही आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम में पढ़ लिया है कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, या फिर जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, आप जो रिसर्च करना चाहते हैं उसका उद्देश्य। तो उद्देश्य में जो भी आप लाना चाहते हो वो मेजरेबल होना चाहिए, काउंट उसको कर सके, उसको आप आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो ये मेजरेबल होना चाहिए। तीसरा क्या है, अचीवेबल, ठीक है, जिसको हम अचीव कर सके। ऐसा नहीं कि रियलिस्टिक, जैसे कि मैंने वो आत्मा वाला जो आपको एग्जांपल दिया था, ठीक है, वो रियलिस्टिक नहीं है, उस तरह से हम वो नहीं कर सकते। या फिर भूत प्रेत पर अगर कोई हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो ये रियलिस्टिक नहीं है, इसके बारे में हम कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास बहुत ज्यादा, ठीक है, या हमने उसको देखा नहीं है। तो इस तरह के जो, मतलब कि ऐसे टॉपिक नहीं लेने हैं जिसे हम अचीव ही ना कर सके, उस कंक्लूजन तक हम पहुंच ही ना सके, ठीक है। तो वो रियलिस्टिक होना चाहिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है। और क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। रिलेवेंट यानी कि यूजफुल, जो आप रिसर्च करेंगे उसका सामने अब भविष्य में या फिर जो समाज को कुछ आप दे पाए, ऐसा होना चाहिए। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उन तक वो पहुंचे तो वो उनके लिए यूजफुल हो, ऐसा रिसर्च होना चाहिए। और नेक्स्ट आपका है फिफ्थ वाला जो है वो टाइम बाउंड। मतलब कि टाइम बाउंड, या आपके आपको बोला जाता है, जैसे हम प्रोजेक्ट वगैरह भी, रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह भी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको दिया जाता है कि 2 साल के अंदर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे आपका पीएचडी है तो 3 साल के अंदर आपको पीएचडी कंप्लीट करना है। तो उस टाइम बाउंड को ध्यान रखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। जितना बड़ा हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, जितने ज्यादा हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उतना ज्यादा हमें उसको फुलफिल करने के लिए टाइम लगेगा। तो जितना कम आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे या प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव बनाएंगे अपने टाइम बाउंड को देखते हुए, तो वैसा ही क्या होगा आपका, मतलब रिसर्च होगा, प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो ये 5 जो है आपके स्मार्ट, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, ऐसा होना चाहिए आपका ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? जी मैम। हाँ जी। ओके। फिर आपका आता है, नेक्स्ट आपका आता है रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में हमने जो देखा कि क्या होता है रिसर्च डिजाइन, किस तरह के हम डिजाइन लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर इसमें हम देखेंगे कि फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। एक गुड, अच्छा रिसर्च जो डिजाइन है, शोध प्रविधि जो है, डिजाइन है, वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि फंक्शंस क्या क्या है उसके, क्या क्या हम उसके फंक्शन यूज, मतलब कि रिसर्च डिजाइन का अच्छा फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। और क्या है पार्ट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, सो के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। और क्या है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्या क्या टाइप्स हैं रिसर्च डिजाइन के, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसर्च डिजाइन क्या है। रिसर्च डिजाइन करना मतलब कि एक सिनॉप्सिस जैसे कि बनाना, ठीक है। सिनॉप्सिस यानी कि रूपरेखा बनाना कि हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे, क्या क्या हमने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, ये सब तो यहाँ तक आपका क्लियर रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, किस तरह के हाइपोथेसिस बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस बनाएंगे और या अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, या सैंपल कैसा लेंगे, 100 लोग का सैंपल लेंगे, 200 लोग का सैंपल लेंगे, एक्सपेरिमेंट ग्रुप रखेंगे नहीं रखेंगे, कंट्रोल ग्रुप रखेंगे या नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद डाटा कलेक्शन टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, जैसे कि हमें हाइट को मेजर करना है
तो हाइट को मेजर करने के लिए क्या होगा, मेजर मशीन आएगा, तो वो मशीन यूज करेंगे हम हाइट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो टूल क्या क्या है आपके रिसर्च में जो यूज होने वाले हैं, ठीक है, कौन से टूल्स को लेकर के आप अपने जो सैंपल हैं उनको मेजर करेंगे, तो ये सारी चीजें बताना। फिर उसके बाद डाटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, फिर उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस करने के भी बहुत सारे अभी सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे या फिर आप मैनुअली करेंगे, तो वो सारी चीजें उनमें बताना। कंक्लूजन कैसे निकालेंगे, तो ये एक क्या होता है, पहले से ही हमें रूपरेखा बनाना पड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन इज ए प्लान स्ट्रक्चर या स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब क्या है, एक प्लान बनाना। ठीक है, जैसे हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि यहाँ से हम पहले यहाँ जाएंगे, वहां से ये सारी चीजें देखेंगे, फिर रिटर्न होते समय ऐसा ऐसा घूमते हुए हम आएंगे, एक प्लान हम बनाते हैं। तो रिसर्च करते हुए भी हमें प्लान बनाना बहुत जरूरी है, उसका स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम ब्लूप्रिंट्स वगैरह जो रहता है, या फिर घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए भी हम पहले क्या करते हैं, आर्किटेक्चर से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पेज पे पेपर पे वो स्ट्रक्चर बना के देते हैं कि यहाँ पे एंट्री होगी, यहाँ पे मंदिर होगा, इस तरह से मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाना। तो रिसर्च करते हुए भी हमें पूरा स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं रहेगा तो आप 3 साल की चीज को 5 या 10 साल में भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जब भी आप पीएचडी करने जाते हैं तो क्या होता है, आपसे जो सबसे पहले डीआरसी के थ्रू आपसे सिनॉप्सिस ले लिया जाता है कि आप कौन से रोड मैप आपका क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है इसके लिए। ठीक है, फिर आपका होता है स्ट्रेटेजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि ये सारी चीजें सेम ही है कि एक स्ट्रेटेजी बना लेना इन्वेस्टिगेशन करने का। ठीक है, फिर आपका आता है द प्लान इज टू कंप्लीट स्कीम और प्रोग्राम ऑफ द रिसर्च। वही प्लान जो है वो क्या है, एक कंप्लीट स्कीम है, एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसी रोड मैप पर चलते चलते, उसी पद चिन्हों पर चलते चलते आप क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, research design is a procedural plan that adopted by research to answer the question, उसका वैलिडिटी क्या है, उसको भी देखने के लिए ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ठीक है, और एक्यूरेटली या एक्यूरेसी क्या है, इकोनॉमिकली है या नहीं, ये सारी चीजें भी आपके रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि जो भी आप डिजाइन चूज कर रहे हैं वो वैलिड है या नहीं, पहले किसी ने किया है नहीं किया उस तरह का रिसर्च डिजाइन, या कुछ आप नया कर रहे हैं तो नया है तो आपने उससे किस रेफरेंस पे लिया है। ठीक है, ये भी आपके रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है कि अगर आप कोई नया डिजाइन यूज कर रहे हैं तो वो डिजाइन आपने कहाँ से लिया है और किस बेसिस पे आप ले रहे हैं, ये एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, जो भी आप डिजाइन ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिविटी यानी कि उसका उद्देश्य है या नहीं, मतलब कि वो ऐसे ही तो कहीं से नहीं ले लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं, और वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, मतलब कितना एक्यूरेट है, क्योंकि हम कोई भी रिसर्च डिजाइन लेते हैं या कोई भी टूल यूज करते हैं तो किसी टूल्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल के थ्रू जैसे रहता है आपका मनोविज्ञान में, एक चीज को नापने के लिए अलग अलग लोगों ने बहुत सारे टूल बनाए होते हैं। ठीक है, तो उन टूल्स को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा टूल ज्यादा एक्यूरेट है, ये चीज भी आपके रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट आपका आता है आप इकोनॉमिक है या नहीं, मतलब कि जो आप कर रहे हैं उसमें कितना पैसा खर्चा होगा, या जितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं 5 लाख 10 लाख, तो वो मतलब कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक बाइक बनाना है। ठीक है, तो बाइक अभी क्या है कि 50,000 60,000 1 लाख के अंतर्गत में, मतलब कि नॉर्मल बाइक जो है 70,000 60,000, अच्छी लेनी है तो आप तो कितने की भी ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक मतलब कि कैसा है कि वो जो मतलब लो लेवल इंसान है या फिर जो मीडियम है वो भी उसका यूज कर पाएगा या नहीं, या फिर कोई आप ऐसा इन्वेंशन कर दे रहे हैं जो सिर्फ हाई लेवल वाले यूज कर सकते हैं या फिर यूज ही नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो इकोनॉमिक है या नहीं, वो चीज भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई बुक लिख रहे हैं, मान लीजिए बुक आप लिख रहे हैं और वो बुक में ऐसा कंटेंट ही नहीं है, लेकिन आपने उसका रेट जो है वो 5,000 रख दिया, तो 5,000 हर कोई तो नहीं दे सकता है, उसके लिए या तो वो बुक इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी भी अच्छी बुक होती है फिर भी 5,000 हर कोई नहीं देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कंटेंट इतना अच्छा है कि उसको 5,000 रेट दे दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली जो बुक है वो कैसा होना चाहिए, 200 300 के अंतर्गत होना चाहिए। ठीक
ठीक है। तो वो सारी चीजें इसमें देखा जाता है कि आपने जो रिसर्च किया है वो इकोनॉमिक है या नहीं, ठीक है। फिर जब आप रिसर्च डिजाइन इज इम्पोर्टेंट फॉर, क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर राइटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस लिखने के लिए रिसर्च डिजाइन इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह का रिसर्च डिजाइन लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। फिर देयर ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन, मतलब कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है, तो ये भी चीज रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही आता है कि जो आप डिजाइन बना रहे हैं या जो जिस रिसर्च पे आप चलना चाहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, कहाँ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर फाइनल एनालिसिस ऑफ डाटा, तो जब आप फाइनल एनालिसिस ऑफ डाटा कर रहे हैं, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है तो उसका जब एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पे भी रिसर्च डिजाइन यूज होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया क्या रिसर्च डिजाइन क्या क्यों जी मैम। इम्पोर्टेंट है? ये सारे जो पॉइंट्स है ना आपके, वैलिडिटी, रिसर्च डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ यूज होता है, ये यही चीजें आपको घुमा घुमा के दिया जाता है, ठीक है। तो ये वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, इकोनॉमिकली, ये चीजें आपको बार बार क्यों बताई जा रही है, ये यहीं से क्वेश्चन आता है, बट वो घुमा के रहता है। तो वो कैसे आता है वो भी चीज हम बाद में प्रैक्टिस कराएंगे, बट अभी आप लोग एक कंटेंट देखते हुए चलिए और उसके अपने दिमाग में बिठाते चलिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। एक अच्छा रिसर्च डिजाइन का क्या क्या फीचर है, ठीक है, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, होता है जब आप एक अच्छा रिसर्च डिजाइन यूज करते हैं तो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है। लचीला मतलब कि क्या कि आप उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करेंगे या उसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है रिसर्च। और क्या होता है, एफिशिएंट होता है, मतलब कि एक्यूरेट होता है, ठीक है। और क्या है, एप्रोप्रिएट होता है, मतलब कि जो भी आप रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे, तो जैसा कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, रिसर्च टाइप में भी हमने देखा कि क्या होता है कि हर कोई हर एक ही टाइप को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा अगर टॉपिक योगा पे है तो या तो मैं एम्पेरिकल यूज करूंगी या थ्योरेटिकल यूज करूंगी। अगर मेरा जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री पे है तो मैं एक्सपेरिमेंटल यूज करूंगी, ठीक है। अगर कोई हिस्टोरिकल वाला करना चाहता है या कोई मतलब कि किसी घटना के विषय में लिखना चाहता है तो वो क्या करेगा, या तो एक्सप्लेनेटरी करेगा या फिर डिस्क्रिप्टिव करेगा, ठीक है। तो जब भी हम रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं तो वो क्या होता है हमेशा एक एप्रोप्रिएटनेस होता है, ठीक है। मतलब कि जो भी आप रिसर्च डिजाइन चूज करेंगे तो वो आपके जो टॉपिक लिया है उससे मेल खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने टॉपिक कुछ और लिया, संस्कृत का लिया है और आप रिसर्च डिजाइन जो है चूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप रिसर्च डिजाइन चूज करेंगे तो वो आपके जो टॉपिक है उससे मतलब कि मिलता जुलता होना चाहिए, उसको जो सही तरह से मेजर कर सके ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वही है, इकोनॉमिकली होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी पढ़ा था ना हमने। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होना चाहिए। हाँ, क्या है विश्वसनीयता, उसका मतलब क्या है? मतलब हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिलायबल हो, मतलब उसमें सारी जो भी चीजें हैं वो एकदम परफेक्ट हो, सामने वाले के लिए रिलायबल हो, क्योंकि वो आप पे बिलीव, मतलब आपके उस रिसर्च पे विश्वास करता, तो वो रिलायबल होना चाहिए। इसका एक मतलब मैंने बताया था जब हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे वहां पे, किसी को याद है इसका एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है रिलायबिलिटी का? हम कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी यानी कि बार बार वही आंसर आना, ठीक है। अगर आपने एक बार रिसर्च किया कोई और आपको उसी मतलब कि सरकमटेंस में जा करके उसी तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट करके अगर कोई दूसरा इंसान भी वही रिसर्च करना चाह रहा है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए या लगभग सेम आना चाहिए। अगर आपका क्वालिटेटिव है तो लगभग सेम आना चाहिए, अगर क्वांटिटेटिव है तो आपका सेम रिसर्च आना चाहिए, मतलब रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब आप एक अच्छा रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं, एक एप्रोप्रिएट, फ्लेक्सिबल और इकोनॉमिकल, इस तरह से जब आप रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं तो वो कंसिस्टेंट बन जाता है क्योंकि वो वैलिड होता है, ठीक है। जब आप एक वैलिड रिसर्च डिजाइन चूज करते हैं तो वो रिलायबल भी होता है। एक हमने और पढ़ा था यहाँ पे, वैलिड का क्या है, एक्यूरेट होता है, और रिलायबल क्या है,
कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एक रिलेशन देखा था, याद है आप लोग को वो रिलेशन VANRC में, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला। मैम वैलिडिटी का एक्यूरेसी होता है और रिलायबिलिटी का कंसिस्टेंसी। हाँ, लेकिन इसमें हमने ये भी देखा था ना कि जो वैलिड है वो एक्यूरेट होगा, ये जरूरी, मतलब रिलायबल होगा, ये जरूरी है, ठीक है। जो भी आप वैलिड रिसर्च चूज करते हैं वो रिलायबल होगा, ये जरूरी है, लेकिन जो भी रिलायबल होगा वो वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा पढ़ा था हमने। जी मैम। इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार आ चुका है। आपने योग पे दिया जो क्या कहते हैं सूर्य नमस्कार करने से ओबीसीटी का, ऐसा दिया था, बताइए बताइए और याद करिए। ऐसा लग रहा है आप आगे पार्ट पीछे सपाट होता जा रहा है, जो आगे पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे एक किसी को वेट लॉस करना है, सॉरी मतलब किसी का वेट 50 kg है, ठीक है, लेकिन एक वेइंग मशीन है, मतलब जो वेट नापने वाली मशीन जो होती है वो हमेशा क्या करती है, हर बार 2 किलो, सभी का वेट 2 किलो ज्यादा बताती है, ठीक है, मतलब उसका कांटा ऐसा बैठ गया है कि वो हर बार 2 किलो ज्यादा बताती है सबका वेट। तो मेरा वेट जो है 50 kg है, लेकिन वो जब मैं उस वेइंग मशीन से अपना वेट देखूंगी तो वो 52 हो जाएगा, ठीक है। आपका वेट अगर मान लीजिए 48 है तो वो 50 हो जाएगा। वो हर किसी का वेट क्या है, रिलायबल बता रहे हैं, मतलब कि रिलायबिलिटी है उसमें, कंसिस्टेंसी है, बार बार वही चीज कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि वो गलत है, ठीक है। लेकिन वैलिड जो भी होगा वो रिलायबल भी होगा। मान लीजिए वो जो वेइंग मशीन है उसको हमने ठीक कर दिया, ठीक है, तो वो हर बार 50 का 50 ही बताता है, 48 का 48 ही बताता है, तो वो रिलायबल भी होगा। समझ में आया ना, वैलिड एंड रिलायबल। समझ में आया क्या, जी मैम। नहीं समझ में आया? ओके चलिए, समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। बाकी आपका है, नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम बायस। बायस मतलब कि होता है कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बायस मतलब कि किसी के पक्ष में पक्षपात करना, ठीक है, बायस करना। तो जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है कि कभी कभी उसको रिसर्च अपना इजी बनाना है, या फिर उसको अच्छे से नहीं करना है, काम चलाऊ वाला करना होता है, तो वो क्या करता है कि अपने सैंपल कलेक्ट करते समय या फिर कोई किसी भी स्टेप में, प्रॉब्लम सेलेक्ट करते समय, सैंपल सेलेक्ट करते समय, या फिर लिटरेचर रिव्यू करते समय, किसी भी स्टेप में वो क्या कर देता है, बायस कर देता है, मतलब पक्षपात कर देता है, चलो ठीक है चल जाएगा, सैंपल जो है अपने जान पहचान को ले लेते हैं, उनसे 2-4 क्वेश्चन भरवा देते हैं और उसी का रिसर्च कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जब आप रिसर्च करेंगे, इस तरह अपने डिजाइन में इस तरह के सैम्पलिंग को इंक्लूड करेंगे, तो वो आपका रिसर्च जो है वो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, मतलब कि वो रिसर्च बाद में वो यूजफुल नहीं होगा। अगर बाद में आप कोई और उसको करता है तो उसकी रिलायबिलिटी भी नहीं होगा, वैलिड भी नहीं होगा। अभी तो आपको पीएचडी का मतलब कि मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से जब आप रिसर्च करते हैं तो वो यूजफुल नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम बायस का होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी ज्यादा पक्षपात नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिसर्चर को रैंडम सिलेक्शन करना है, इसके बाद जब हम सैंपल वगैरह देखेंगे तो वहां पे बताएंगे कि जब आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं किसी भी चीज का या सैंपल का, तो वो क्या होता है, बायस उसमें कम होता है। लेकिन जब आप नॉन रैंडम करते हैं, किसी को भी ले लेते हैं, मेरे ये फ्रेंड है इनको मैं ले लेता हूँ सैंपल में, और उसके बाद 2-4 और उनके फ्रेंड को ले लेते हैं, तो इस तरह से जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, वैलिड नहीं होता है। इसलिए हमें जितना कम हो सके उतना बायस करना चाहिए, मतलब कि कम से कम बायस होना चाहिए हमारे रिसर्च के अंतर्गत। फिर इसका है रिसर्च डिजाइन विच गिव द स्मॉलेस्ट एक्सपेरिमेंटल एरर, ठीक है। जितना कम आप बायस करेंगे, जितनी आपका अप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन होगा, उतना ही आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल एरर कम होगा, ठीक है। और क्या है, आइड मिनिमम इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड मैक्स अपॉर्चुनिटीज, सॉरी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन
प्रोवाइड मैक्स अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर वेराइटी ऑफ सिचुएशन। मतलब कि आपका रिसर्च डिजाइन जो है उसका फीचर में और क्या होना चाहिए कि वो उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं दे रहे हैं, तो वो उसमें मैक्स टू मैक्स जितना आप इंक्लूड कर सकते हैं उतना इंफॉर्मेशन आपके रिसर्च में होना चाहिए। और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज भी उसकी होनी चाहिए, ठीक है। लाइक मतलब कि जो भी आपने रिसर्च किया तो वो रिसर्च इतना एफिशिएंट, इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके आगे अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मतलब कि आपने ये रिसर्च किया, कुछ रिसर्चर्स आपने देखा होगा कि वो मतलब उस पर अवार्ड्स मिलता है कि उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च किया है, ठीक है। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अपॉर्चुनिटी का दूसरा भी है कि आपने जो रिसर्च किया है, ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में हम जब थीसिस देते हैं तो उसमें क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। तो उसमें आपने कौन सी गलतियां की हैं, या उसके बीच में जब आप रिसर्च करते रहते हैं तो उस समय आपको समझ में आता है कि क्या चीजें हमारी कम रह गई हैं या क्या चीज कमी रह गई है। तो उस चीज को जब आप रिकमेंड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो उसको करता है तो वो क्या करता है, उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लोर मतलब क्या होता है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मतलब जो हमने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पढ़ा था उसका मतलब क्या है? विस्तार पूर्वक वर्णन करना। हाँ, और जो चीज हम नहीं जान पा रहे हैं, मतलब जिसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको हमें क्या करना, उस एरिया को हमें डिफाइन करना, ठीक है। मतलब उसको एक्सप्लोर करना अपने रिसर्च में। ऐसा नहीं है कि हमें इस एरिया के बारे में पता नहीं है तो चलो छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब कि उसको क्या करना, जिस एरिया के बारे में आपको पता नहीं है, मतलब कि वो आपके रिसर्च डिजाइन में यूज होने वाले हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो उसको क्या करना, एक्सप्लोर करना, अलग अलग जगह से उसे ढूंढना और अपने रिसर्च में इंक्लूड करना, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? हाँ जी। ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम कल देखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?